डॉक्टर चंद्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़। हम पिछले पीरियड में निर्धनता के कारण तक का अध्ययन किए थे। उसके आगे चलते हैं। निर्धनता के दुष्परिणाम, निर्धनता के चलते जनजातियों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रही है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव। निर्धनता की वजह से जनजातीय लोग संतुलित आहार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके चलते दिनों दिन उनकी स्वास्थ्य कमज़ोर होती जा रही है और उसका विपरीत प्रभाव जनजातीय समाज पर पड़ रहा है। दूसरा है जीवन शक्ति पर प्रभाव। तो जीवन शक्ति पर जब भोजन पानी ठीक से नहीं मिलेगा तो उनकी शरीर की लाइफ भी कम हो जा रही है, जिसके चलते ये असामयिक मौत को प्राप्त हो जाते हैं। यह एक दुष्प्रभाव है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ेपन। निर्धनता की वजह से ये नित्य नूतन होने वाले आविष्कारों, प्रविधियों उनको अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ ये दुर्गम स्थल में रहते हैं, जिसकी वजह से इनको नई नई जो प्रविधि या तकनीकी आ रही है उनकी जानकारी नहीं मिल पाती और उसके चलते ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ जा रहे हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो जनजातियों को जब ठीक से रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो इसका दुष्प्रभाव इनके शारीरिक विकास पर पड़ता है और ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। अगला बिंदु है शैक्षिक है। स्थिति में पिछड़न, गरीबी की वजह से ये जैसे ही इनके बच्चे प्रातः उठते हैं तो क्या करते हैं लोग कि अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ जंगल चले जाते हैं। वहाँ से लकड़ी लाएंगे, तेंदू पत्ता लाएंगे या महुआ, चार, जो भी सीजनेबल वहाँ उपलब्ध जंगलों में मिलती है उसको लाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति योग्य सामान खरीदते हैं। तब ये घर पहुँचते हैं, तब तक स्कूल बंद होने की कगार पे आ जाती है। ये पढ़ाई लिखाई से उसके चलते वंचित रह जाते हैं और इनकी शैक्षिक स्थिति में पिछड़न हो रही है इसी की वजह से। अगला है सामाजिक और पारिवारिक विघटन। जनजातीय लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के सामाजिक तौर पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसके चलते कभी कभी झगड़ा व्यापक रूप ले लेती है और इनका सामाजिक विघटन का कारण होता है, जो कि वहीं तक सीमित नहीं रहता, वह इनके परिवार पर प्रभावित करता है और उसी के चलते इनके परिवार भी छिन्न भिन्न हो जाती है और पारिवारिक रूप से भी ये विघटित होते हैं, जो कि निर्धनता के दुष्परिणाम है। अगला दुष्परिणाम है चारित्रिक पतन। तो निर्धनता की वजह से ये शरीर तक को दांव में लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी चारित्रिक पतन होना स्वाभाविक है। अगला बिंदु है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना। जैसे हम पहले चर्चा किए कि रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप जाकर देखेंगे तो आपको चार दीवारी तक नहीं मिलेगा, चार खंभे हैं वही इनके घर हैं। उसके साथ साथ खाने पीने की वस्तु वो भी देखेंगे तो जंगल पर ही निर्भर है, उसका भी ठिकाना नहीं है, कपड़ों का ठिकाना नहीं है। तो इस तरह की स्थिति में इनको अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति जब इनकी नहीं हो पाती तो उसके चलते परेशान रहते हैं और उस परेशानी के चलते इनका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो कि निर्धनता के दुष्परिणाम हैं। तो इस तरह से ये निर्धनता के दुष्परिणाम हैं। अब इसके निराकरण के उपाय पर हम चर्चा करेंगे। तो निराकरण के उपाय में पहला है कृषि के आधुनिक पद्धतियों एवं उपकरणों की व्यवस्था किया जाए। जो नित्य नूतन आने वाली नई नई कृषि के उपकरण हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है और
नई टेक्निक जो आ रही है, थ्रेसर वगैरह, थ्रेसर, इनकी व्यवस्था इनके लिए किया जाए, इनको आसान किस्तों में उपलब्ध कराया जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योग की शिक्षा व्यवस्था किया जाए। बहुत बड़े बड़े उद्योग का तो ये सोच नहीं सकते, इनके लिए जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, इस तरह के छोटे छोटे धंधों व्यवसायों के लिए शिक्षा दिया जाए ताकि उसके माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त करके स्वरोजगार प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। तीसरा है, उन्नत खाद एवं बीज की व्यवस्था किया जाए। इसके अभाव में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उन्नत खाद और बीज के अभाव में पैदावार अच्छी नहीं होती, और पैदावार अच्छी नहीं होगी तो इनकी आय भी कम होगी। आय कम होगी तो रुपये पैसे इनको कम मिलेंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। अतः उन्नत खाद और बीज की व्यवस्था किया जाना चाहिए। चौथा है, मानसिकता में बदलाव लाया जाए। तो इनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए क्या करेंगे कि वहाँ जा कर के कुछ संगोष्ठी किया जाए, इनको जगाया जाए, इनके क्षेत्र के भाइयों को ले कर के उनकी सहयोग से जो नई नई स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, नए प्रविधि आ रहे हैं, नए विधि आ रहे हैं, आधुनिकता है, उनके बारे में इनको शिक्षा दिया जाए ताकि ये तंत्र मंत्र झाड़ फूँक उसी पर निर्भर न रहें और उसके माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद न करें, तो भी इनकी स्थिति सुधर सकती है और निर्धनता कम हो सकती है। अगला है, संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी दिया जाए। इनके लिए सरकार के द्वारा संवैधानिक तौर पर जो जो प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रावधान, उसकी जानकारी इनको देना आवश्यक है ताकि उसका ये लाभ उठा सकें। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 275 में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों का अनुदान दिया जाता है, तो ये जानकारी दिया जाए। संविधान के 15वें भाग अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग के आधार पर मताधिकार का प्रयोग, इसकी भी जानकारी दिया जाना चाहिए ताकि ये जनप्रतिनिधि के रूप में आगे आकर के अब काम करें और अपनी स्थिति को सुधार सकें। संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330, 332 में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, इनकी भी जानकारी इनको दी जानी चाहिए ताकि ये लोग जागरूक हैं, जनप्रतिनिधि के लिए आगे की ओर आएँ और अपनी स्थिति को सुधार सकें। संविधान के अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, यह भी जानकारी इनको हो ताकि ये पढ़ने लिखने के लिए आगे आ सकें और पढ़ लिख करके रोजगार प्राप्त करके अपनी स्थिति को सुधार सकें। संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विशेषाधिकारी नियुक्ति के प्रावधान है, तो ये जानकारी इनको होने पर ये अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी इनके कल्याण के लायक कार्य है या योजना है वो बनाने के लिए आग्रह कर सकते हैं, तो भी इनके क्षेत्र के लोगों का उत्थान हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 और 244 में राज्यपालों को अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने के लिए, क्रियान्वयन करवाने के लिए अधिकार दिया गया है, तो इसकी भी जानकारी हो ताकि ये अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से इनके पास जाकर के आग्रह करें कि हमारे क्षेत्र के लिए ये योजना कारगर हो सकती है, तो उसके माध्यम से भी इनकी गरीबी सुधर सकती है। इसी तरह से संविधान 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद गठन का प्रावधान है, इसकी भी जानकारी दी जाए ताकि ये लोग स्वयं सक्रिय होकर के, हो सकता है उस सलाहकार परिषद की गठन में विशेष भूमिका निभाएं या हो सकता है सदस्य बन जाएं और अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए एक मार्ग इनको मिल जाए। तो इस तरह के संवैधानिक प्रावधान हैं, इन संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी जनजातीय लोगों को दिया जाना आवश्यक है, इससे भी इनकी निर्धनता दूर हो सकती है। छठवां है, आवागमन एवं दूरसंचार की
पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। जैसे कि पहले अपन कह चुके हैं, अध्ययन किए हैं कि ये दूर दराज में, दुर्गम स्थलों में, सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं जहाँ आने जाने की बड़ी मुश्किल होती है। तो ये जहाँ रहते हैं वहाँ तक कम से कम रोड की तो व्यवस्था होनी चाहिए, रोड बनाई जाए ताकि ये दिन दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकें। और दूरसंचार के रूप में आजकल मोबाइल की जो ज़माना है, तो वहाँ जगह जगह पर टावर लगाया जाए ताकि ये भी दुनिया से जुड़ सकें, जो सभ्य समाज है उससे जुड़ सकें और उसका लाभ लेकर के अपनी स्थिति को सुधार सकें। सातवां है, उचित मूल्य निर्धारित किया जाए। वनोपज की जो सामग्री होती है, जैसे चार, तेंदू, महुआ, आम, नीम, इमली, तेंदू की पत्ता, इन सब की उचित मूल्य निर्धारित सरकार के द्वारा की जानी चाहिए और इनको जानकारी दी जानी चाहिए कि ये इतनी इतनी इनकी रेट है, ताकि वहाँ के सेठ महाजन लोग इनको धोखा ना दे सकें और इनकी अर्थतंत्र जो है सुधर सके। तो ये भी एक उपाय है। इसके बाद है, सहकारी संस्था एवं समितियों की व्यवस्था की जाए। इनके क्षेत्र में सहकारी और सहकारी संस्था समिति नहीं होने चाहिए। महाजनों पर आश्रित हो जाते हैं, सेठ साहूकारों पर आश्रित हो जाते हैं और वो लोग लंबे समय से इनकी शोषण कर रहे हैं। यदि उससे इनको मुक्ति दिलाना है तो सहकारी संस्थाओं और समितियों की भी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। 9वां पॉइंट है, उचित मजदूरी की व्यवस्था की जाए। उचित मजदूरी की व्यवस्था का तात्पर्य दो तरह से है। एक तो मजदूरी अर्थात रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि मजदूरी करके अपनी जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर सकें। दूसरा, मजदूरी की दर जो है उसकी भी जानकारी दिया जाना आवश्यक है ताकि इनको जो सरकार के द्वारा निर्धारित दर है उस दर पर मजदूरी मिल सके और इनका शोषण सेठ साहूकारों के द्वारा, वहाँ के जो भी रहवासियों के द्वारा इनका शोषण ना हो सके और इनको एक उचित मजदूरी मिलेगी तो निश्चित तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ निराकरण की इन उपायों पर यदि हम गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और सफल इनका क्रियान्वयन करें तो निश्चित तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और निर्धनता की दशा से ये मुक्त हो सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।